who say pattern ye hote it goes to thousands of people. You can share it on your. We are live. Okay. Thank you so much. शोहरत एक ऐसा परिंदा है जिसके पर नहीं। ये एक ऐसी पतंग है जिसकी डोर जमाने के हाथ है। कटेगी डोर तो आसमान में ना ठहर पाएगी। तो रहिए संभल के, उड़ने के लिए आसमान में जुड़े रहिए, जमीन से गिरने की चोट दर्द नहीं देगी। ये बहुत बड़ी सीख है जिसे बखूबी शब्द दिए हैं अनुपम कौरा मिठास ने, फाउंडर ऑफ आगाज़े महफिल। So welcome to our 13th episode of दिल की बातें, जो दिल की बात है अनुपम मिठास की। और ये कार्यक्रम समर्पित है उन तमाम साहित्यकारों को आगाज़े महफिल के द्वारा जिन्होंने सोसाइटी में अपनी क्रिएशन से, अपनी क्रिएटिविटी से किसी न किसी फॉर्म में डिफरेंस लाने की कोशिश करी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो खजाना है टैलेंट का। सबसे बड़ा जो उनमें गुण है वो ये है कि वो बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। सुपर टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो हमारे जैसों से बात करते हैं। तो आपको मिलवा रही हूँ मैं अरुण कोचर जी से, जिनको हम प्यार से गोल्डी बोलते हैं। हाय अरुण। हाय कैनी, हाउ आर यू? गुड। प्रोग्राम सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Very good evening to all the viewers who have been watching this program, and a very special thanks to Miss Anupam Kaura Mithas and to Kenny Gogia, both of them. And मैं आपके सामने हूँ और आई एम सो थैंकफुल कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। और मैं आप ही के जैसा हूँ। अरुण एंकर मैं कर रही हूँ क्योंकि ये रेडियो जॉकी है तो इनकी आदत में ही है। आज ये मेरा कार्यक्रम है, मैं आपको होस्ट मैं कर रही हूँ, आज आप मेरे गेस्ट हैं। वो क्या है ना, आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ी है ना। मैं वही सोच रही थी कि आज आपका रोल क्या, शायद आप भूल रहे हो। हाँ नहीं, आज मैं गेस्ट हूँ। आज आप सवाल की बौछार करें, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। आज तो मैं आपको क्वेश्चंस की बौछार मुझे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर आगाज करें महफिल का। जी गोल्डी जी। तो अरुण जो है वो रेडियो जॉकी है, एक्टर है, राइटर है, एंकर है, टीवी सीरियल के राइटर हैं और एड फिल्म मेकर है। तो मतलब कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं करा परफॉर्मिंग आर्ट्स में। थिएटर एक्टिंग से लेके फिल्म एक्टिंग, टीवी एक्टिंग सब करा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने हर काम के साथ जस्टिस करा है। जो भी उन्होंने काम करा है उसको मन लगा के करा है, उसको पूरी शिद्दत से करा है। He has given his 100% to it. तो अरुण, सबसे पहले बात करते हैं अरुण कोचर एज अ रेडियो जॉकी। तो 6 साल का एक्सपीरियंस है रेडियो जॉकी का इन ऑल इंडिया रेडियो। 150 करीबन अप्रोक्सीमेटली 150 के करीब इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में रेडियो प्लेस करे हैं। और तो अरुण अभी मेरे को ये बताइए कि अगर मान लो किसी ने रेडियो जॉकी का एक रेडियो जॉकी बनना है तो उसमें उस बच्चे के अंदर या किसी ने भी अगर किसी बड़ी उम्र के को भी कोई शौक है, उसके अंदर क्या क्या नेचुरल एबिलिटीज होनी चाहिए? क्या नहीं, देखो सबसे पहले तो रेडियो जॉकी के बनने के लिए आपके अंदर भरमार होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस की, भरपूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी कि हाँ कि मेरे को ऑडियंस को फेस करना है। क्योंकि ऑडियंस को जब हम फेस करते हैं तो डायरेक्ट फेस तो करते नहीं है, माइक के थ्रू हम फेस करते हैं। तो हमें लाखों नहीं करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि आज की डेट में हम किसी भी कंट्री का रेडियो कहीं पर भी बैठकर सुन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, आपकी करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज वो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। नंबर 3, आपकी आवाज वो अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4,
आपका आपके डिक्शन के ऊपर, जिसको हम हिंदी में उच्चारण बोलते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 5, डिक्शन के साथ साथ में अगर आपको उर्दू जबान की थोड़ी नॉलेज है तो वो आपको बहुत हद तक अपने प्रोग्राम्स को संवारने में बहुत मदद करती है। वो एक बहुत अच्छी मीठी भाषा है जिसके वर्ड्स यूज करने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो उसमें भाषा में बहुत एक बहुत ही नजाकत है, और वो नजाकत जो है आपके प्रोग्राम में 4 चांद जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो लगा देती है। और जो सुनने वाले लिसनर्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है उर्दू जबान के वो शब्द सुनकर। right. तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं। उसके अलावा आपको वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए, कि अपनी आवाज को आप किस समय का शो कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग का शो कर रहे हैं तो आपकी आवाज बुलंद होती है, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होता है। और यही अगर आप लेट नाइट इवनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस समय एक रिलैक्स्ड वॉइस होती है। तो और आप प्रोग्राम किस मूड का कर रहे हैं, गाने पुराने हैं, गाने नए हैं, तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों का एक बेसिक चीजें हैं जिनका एक रेडियो जॉकी को नॉलेज जरूर होना चाहिए। यस। देखिए, कुछ ना हम लोगों में नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, जैसे एक बंदर पानी में नहीं रह सकता और मछली वृक्ष पे नहीं रह सकती, ये बहुत सच है। तो कुछ नेचुरल टैलेंट्स होते हैं और उन टैलेंट्स को हम आगे निखार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी में नेचुरल टैलेंट नहीं तो वो प्रैक्टिस करके ऊपर तक नहीं जा सकता, पर जिसमें वो नेचुरल एबिलिटी है ना, वो बहुत ऊपर तक जा सकता है प्रैक्टिस के बाद। तो अरुण, अब बात करते हैं अरुण कोचर एज एन एंकर। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली 111, अरुण इजंट इट, 111 टीवी प्रोग्राम्स, एपिसोड्स इंक्लूडिंग जिसमें वो वर्ल्ड बुक फेयर आपने एंकर करा है 2015 और 2016 का। 75 स्टेज के बड़े इवेंट्स इंक्लूडिंग शोज विद वेल नोन एक्टर्स लाइक अनुपम खेर जी, सरोज खांदी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। तो अगर मैं एंकरिंग की बात करूं अरुण, तो इसमें तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, मतलब एंड आई हैव सीन यू एंकरिंग द प्रोग्राम। और सो एंकरिंग की तो ये आप में एक नेचुरल एबिलिटी है। तो मुझे बताइए कि अगर किसी ने एंकरिंग एज अ करियर चूज करना है, राइट, एक स्टेज एंकरिंग, मतलब आरजे एक अलग ही लीग है, पर एक स्टेज एंकरिंग लाइव अगर किसी ने करनी है तो उसमें क्या नेचुरल एबिलिटीज होनी चाहिए? कैनी, आपने इतने सब लोगों का नाम लिया, मैंने एक जो मेरे जहन में एक और बड़ा नाम आता है, ब्रिटिश हीरोइन है कैरोलिन डेविस। उनके साथ भी मैंने एक शो एंकर किया है, मतलब किए तो 75 से ज्यादा हैं, और उनमें बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेता सभी के साथ में किया है। अच्छा, बड़े बड़े डॉक्टर्स और अपनी लिटरेसी फील्ड के बड़े बड़े लोगों के साथ में भी किए हैं। मतलब मैं बड़े बड़े इसलिए बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उस फील्ड के दिग्गज लोगों के साथ में इंटरैक्ट करके Obviously, we feel proud जब हम अच्छे अपनी अपनी फील्ड के अच्छे लोगों के साथ हम काम करते हैं, तो वो अच्छा हमें लगता है। करेक्ट। तो उन सबके साथ में काम किया है। और जब आपने पूछा कि एक अच्छा सक्सेसफुल स्टेज एंकर बनने के लिए हमें हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या क्वालिटीज पैदा करनी चाहिए, देखिए, स्टेज एंकरिंग जो होती है वो टीवी एंकरिंग से भी ज्यादा टफ होती है। उसका कारण है, टीवी एंकरिंग में तो हम रीटेक ले सकते हैं, कई बार प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है, लाइव भी होते हैं पर वैसा कम होता है। परंतु स्टेज एंकरिंग इज ऑलवेज लाइव। आप दर्शकों को, जनता को लाइव फेस कर रहे होते हैं और आपको उनके मूड को समझकर हर सिचुएशन को वहां पर हैंडल और टैकल करना। मैंने कुछ ऐसे भी प्रोग्राम किए हैं जिनमें 60-60, 70-70 हजार लोग डेली आते रहे, और मैंने 3 दिन तक वो दिल्ली के प्रगति मैदान में उस प्रोग्राम को एंकर किया विद ऑल द वीआईपी डिग्निटरीज, जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोग, बैंक्स के चेयरमैन और कई कंट्रीज के एम्बेसडर भी उसके अंदर शामिल थे।
तो आप समझते हैं जब इतनी वैरायटी के लोग हों तो आपको जुबान भी कई वैरायटी की यूज करनी पड़ती है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप खाली हिंदी में एंकर करेंगे, उन्हें समझ भी तो आना चाहिए। That is why I think you are a master of languages. आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जर्मन आती है, संस्कृत आती है और पंजाबी, मतलब मेरी माँ बोली वो भी आती है। यस, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ही ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ कहना पैदा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आज तो अरुण और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, अक्सर जब हम अदर देन कैमरा बात करते हैं तो हम पंजाबी में ही बोलते हैं। इनको मैंने पंजाबी बोलने सिखा दी। तो हमारे को हमारी लैंग्वेजेस जो है उनके ऊपर एक वास्ट कंट्रोल होना चाहिए। और जो स्टेज एंकरिंग है, स्टेज एंकरिंग लाइव होती है, तो हमें बहुत सारे लोगों, बहुत सारे फैक्टर्स को वहां ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरह की ऑडियंस वहां पर मौजूद है, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि वो सब कुछ लाइव है और आपको रिएक्शन भी उसका जो आता है वो इंस्टेंट आता है। कई बार लोग आपसे डिमांड कर बैठते हैं कि सर ये दोबारा होना चाहिए, तो आपको बहुत पोलाइटली सिचुएशंस को हैंडल करना है और उनकी डिमांड्स को पूरा करना है, क्योंकि आप उनके लिए उस शो को कर रहे हैं। दूसरा, आप हर शो को करते समय अपना एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, क्योंकि जब लाइव शो होते हैं हर तरह के दर्शक वहां होते हैं और वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको अपने मुद्दे पर, जिस पर आप बोलने आए हैं, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, उसको संभाल कर रखना है और उसको व्यापक तरीके से, मींस विद इलैबोरेशन, लोगों के सामने पेश करना है। एक स्टेज एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीवी एंकर से मैं कहूंगा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि लाइव ऑडियंस सामने होती है। कोई रीटेक, बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। उसको मैं बोलती हूँ कि यू हैव टू डांस इन कम्युनिकेशन। आप अगले बंदे का मूड देख के वैसे वैसे खुद के साथ, लाइक यू हैव टू डांस इन कम्युनिकेशन। यानी मैंने एक, हालांकि लोग, मैं एक बहुत डिमांड के ऊपर मैंने एक रामलीला एंकर की। आप कहेंगे भाई रामलीला, बट क्योंकि वो बहुत डिमांड थी और दिस इज ऑफ इंस्टेंस ऑफ 2016, आप उसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो मैं 9 एकड़ के 2 ग्राउंड, आप सोचिए 9 एकड़ कितना बड़ा होता है और वो ग्राउंड भरे हुए पब्लिक से, और अब इतनी बड़ी भीड़ को एंकर करना, और वो भी दशहरे वाले दिन या उससे पहले 10 दिन 9 दिन, तो इट इज ए टफ टास्क। बट क्योंकि हम इस चीज को एंजॉय करते हैं, मतलब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, आप समझ रहे हैं ना। सेम, मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ। हाँ, तो मैं जैसे ही एक बार स्टेज पर जाता हूँ और माइक हाथ में आता है तो मेरे को लगता है जैसे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में हूँ, एंड आई एम ऑन द 10th वर्ल्ड। तो मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। तो लाइव ऑडियंस के साथ में उसी लेवल पर इंटरेक्ट करता हूँ। उनकी डिमांड्स होती हैं, उनको शेरो शायरी भी सुनाता हूँ, गीत भी सुनाता हूँ, गजल भी सुनाता हूँ। आप कहेंगे आप सिंगर तो नहीं है, देखिए मैं सिंगर तो नहीं हूँ, पर कितना भी गाता हूँ, बट आई इंटरेक्ट विद द फुलेस्ट ऑफ थॉट्स विद द ऑडियंस। तो आप अपनी ऑडियंस के साथ में फुलेस्ट ऑफ थॉट्स, वेराइटीफुल, आप उनसे इंटरेक्ट करें। तो अरुण, इसके साथ एक पोइट्री हो जाए, जहाँ सिंगिंग की बात हमने करी है, तो एक देखिए पोइट्री, मैं तो सबसे पहले अपनी जो हमारा काम है उससे जुड़ी हुई एक पोइट्री बोलूंगा कि जो लोग हमारी इस लाइन में आते हैं, ये उन सबको इस पोइट्री पर, इस लाइंस पर जो है अपने गौर करना चाहिए और अपने दिमाग में रखने, अपने जहन में ये बातें रखनी चाहिए कि ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक, ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक है, छत पर जिन्हें जाना, रखते हैं आरजू आसमां की, हमें अपना रास्ता खुद है। तो हमारा जो रास्ता है हमारी इस लाइन में, वो हमें खुद बना, ये बहुत बड़ी बात है। पक्की बात है। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता, अपना रास्ता खुद ही बनाना है। यू टर्न आपको नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और लगातार पॉजिटिव सोचना है और लगातार कंपटीशन में बने रहना है विद योर क्रिएटिव परस्यूट्स, क्रिएटिव
तो होता क्या है, आपने बोला कि पोएट्री, चलिए सीरियस पोएट्री तो सभी लोग बोलते हैं। मैं आपको कुछ एक पोएट्री जो मैंने पीछे लिखी और बहुत लोगों में सराही गई, प्रशंसा हुई और उन्हें पसंद आई। तो एक टाइटल है मेट्रो शादी की, जो आजकल शादी, हाँ मेट्रो शादी, और जो बड़े बड़े शहरों में शादियां होती हैं, तो लोगों का आजकल क्या माइंडसेट हो गया है। और मुझसे एक ये बहुत सीनियर सिटीजन है अंकल जी, उन्होंने कहकर, रिक्वेस्ट कर कर ये लिखवाई और उसकी हजारों कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की और न्यूज़पेपर्स में भी ये छपी है। तो मेट्रो शादी ये है कि आज शादी प्यार नहीं जोड़ तोड़ है, आज शादी प्यार नहीं जोड़ तोड़ है, समय साथ बिताने का गठजोड़ है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती है। हाँ। लड़के की माँ बोलती है कि बेटा करना शादी उससे जो मोटी तनख्वाह पाए, हमारे यहाँ ससुराल में रहे जरूर पर हमारा 1 रुपया ना खर्च होने पाए। वाह। अब लड़की की माँ क्या बोलती है माइंडसेट कि बेटी करना शादी जरूर, घर जरूर बसाना, जरा सी चू चपड़ हो सब कुछ छोड़ाना, हमें आता है तेरे लिए दूल्हों की लाइन कि तू चिंता ना करी, मैं तेरे वास्ते दूसरी तीसरी चौथा ब्याह भी करवा दिया। तो माइंडसेट्स चेंज हो गए हैं। हुई मेट्रो शादी पक्की, लड़की के पापा बने लड़के के पापा। वो कहते पापा बोले, रिश्ता इतना गरमाया, रिश्ता इतना गरमाया, पिकनिक, हिल स्टेशन, क्लब, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा और नए घर के खर्च का बोझ नए पापा ने है। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ ग्रीड वी सी इन द सोसाइटी, कि किस हद तक लालच सोसाइटी में भर चुका है। हुई मेट्रो शादी, हुई मेट्रो शादी, गौर कीजिएगा, हुई मेट्रो शादी, नए पुराने, विवाहित अविवाहित, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी हैं शादी में आमंत्रित। हुई मेट्रो शादी, नए पुराने, विवाहित अविवाहित, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी हैं शादी में आमंत्रित। ये सभी शादी के कुछ समय बाद जरूर काम आएंगे जब ये शादी नहीं रहेगी नियंत्रित। होते ही मेट्रो शादी के, होते ही मेट्रो शादी के होता दुल्हा दुल्हन की एक क्लोज फ्रेंड का प्रवेश, कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है या ये मेरी क्लोज फ्रेंड है। होते ही मेट्रो शादी के होता दुल्हा या दुल्हन की एक क्लोज फ्रेंड का प्रवेश। जो बातें पति पत्नी से आपस में रह जाती, उस फ्रेंड में नजर आता उन सभी बातों का समावेश। एक बार फिर से ये लाइन बोलना। होते ही मेट्रो शादी के, होते ही मेट्रो शादी के होता दुल्हा दुल्हन के एक क्लोज फ्रेंड का प्रवेश। ये मेरी क्लोज फ्रेंड है या ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। तो जो बातें पति पत्नी से आपस में रह जाती, जो बैलेंस मतलब जो नहीं हो पाई, उस फ्रेंड में नजर आता उन सभी बातों का समावेश। वाह। मतलब ये स्टफनी आजकल साथ में मिलती है मेट्रो शादी में कि जो घर पर छूट गया उसे आप बाहर भी बातों में पूरा कर सकते हो। ब्यूटीफुल। मेट्रो दुल्हन के मन में, मेट्रो दुल्हन के मन में एडवेंचर की है आई, कार चलाकर दुल्हन अपनी डोली खुद ही है ले आई, खुद ही है ले आई, खुद ही घर ले। ब्यूटीफुल। ये है मेट्रो शादी। मेट्रो शादी का नजारा। ये उसके कुछ बेसिक्स हैं, इसके और भी पार्ट मैंने लिखे हैं, बट ये एक बेसिक पार्ट जिसके ऊपर। तो अरुण, आपके जो ये पोइट्री है, ये अमर उजाला पंजाब केसरी में भी तो छपी है, कितनी देर तक? अमर उजाला पंजाब केसरी में मेरी 34 पोएट्रीज है और बहुत सारी पोएट्रीज हैं। आप अगर इजाजत दें तो मैं कुछ सीरियस भी सुनाऊं आपको। हाँ श्योर, लीजिए। मैं इस पोएट्री का टाइटल है निर्णय। निर्णय, निर्णय, हाँ, डिसीजन करना, फैसला जिसको बोलते हैं। प्रश्नों की धुरी पर केंद्रित, प्रश्नों की धुरी पर केंद्रित, उत्तर की धुरी पर चक्कर लगाता, निर्णय ले नहीं पाता।
निर्णय ले नहीं पाता, निर्णय ले नहीं पाता। जब हम इंडिसिसिव होते हैं किसी चीज को लेकर, हाँ। तो बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं। प्रश्नों की धुरी पर केंद्रित, उत्तर की धुरी पर चक्कर लगाता, निर्णय ले नहीं पाता। विचारों में विरोधाभास, आपस में विचार टकरा रहे, विचारों में विरोधाभास, सहमे उत्तर का एहसास। एक जवाब तो आता है पर मन करता है, डरता है कि एक्सेप्ट करूं या ना करूं। विचारों में विरोधाभास, सहमे उत्तर का एहसास, विचारों में आक्रोश, उत्तर खामोश। विचारों में आक्रोश, उत्तर खामोश। प्रश्न में मगनता, अब दिमाग फोकस कर, प्रश्न में मगनता, उत्तर में सरलता। जैसे ही फोकस किया आंसर सरल होने लगता है। हाँ। प्रश्न में मगनता, उत्तर में सरलता, प्रश्न की प्रश्न से भिड़ंत। क्वेश्चन आपने किया, आगे से काउंटर क्वेश्चन किया दिमाग ने, ऐसा क्यों? प्रश्न की प्रश्न से भिड़ंत, उत्तर हो रहे ज्वलंत। उत्तर, आंसर्स बिकम मोर fearful and more fearless rather. उत्तर हो रहे ज्वलंत, नए प्रश्न उठ जाना, नए प्रश्न उठ जाना, समर्पित उत्तरों पर प्रश्न चिन्ह लग जाना। नए प्रश्न उठ जाना, समर्पित यानी डेडिकेटेड जो आंसर्स हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाना। विचारों में गतिरोध, निर्णय में अवरोध। विचारों में गतिरोध मीन स्पीड ब्रेकर, और निर्णय में अवरोध ऑब्स्टेकल। पथ भ्रष्ट विचार, निर्णय का संघार। पथ भ्रष्ट विचार, निर्णय का संघार। यानी जैसे ही विचार ऑफ बीट हुए, जो डिसीजन था उसका मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, डिसीजन हुआ नहीं। कुछ विचारों ने मार्ग में दम तोड़ दिया, कुछ विचारों ने वाष्पित हो रास्ता मोड़ दिया। वाष्पित मीन्स इवेपोरेट हो गए, उड़ गए, वो रास्ते में से ही मुड़ गए, आए ही नहीं मानसिक पटल पर। नहीं सरल लेना निर्णय, है कठिन प्रश्न उत्तर का परिणय। प्रश्न उत्तर का ब्यूटीफुल, बहुत खूब अरुण। तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज के बारे में। तो बस वो राइटर यही कहता है, नहीं सरल लेना निर्णय, है कठिन प्रश्न उत्तर का परिणय। प्रश्न उत्तर का परिणय। ब्यूटीफुल। तो दिस इज अबाउट मेकिंग अ डिसीजन। लीजिए एक और सुनिएगा, भावनाएं। ये सब शुद्ध हिंदी में है क्योंकि पूरी यूपी बेल्ट में और हिंदी में जाती हैं, ठीक है ना। इसका टाइटल है भावनाएं, जो हमारे इमोशंस होते हैं। दुख की सतह से शुरू होती हर खुशी, दुख की सतह से शुरू होती हर खुशी, हर खुशी को दफना चुका हूं। परिवार, दफ्तर, प्यार, दोस्ती की राजनीति में सच्ची भावनाएं गंवा चुका। मतलब हर चेहरा जो दिखता है वो आर्टिफिशियल दिखता है। मैं उन्हें विश करने से पहले ही रीड आउट कर लेता हूं कि ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं या करने वाले। दुख की सतह से शुरू होती हर खुशी को दफना चुका हूं। परिवार, दफ्तर, प्यार, दोस्ती की राजनीति में सच्ची भावनाएं गंवा चुका हूं। रिश्तों की राजनीति के द्वंद्व, चक्रवात तो कभी भंवर। रिश्तों की राजनीति के द्वंद्व, चक्रवात मीन साइक्लोन, तो कभी भंवर में सच्ची भावनाएं बह गई। जो थी बची वो सूखे पत्तों की तरह हवा हो गई। जो थी बची वो सूखे पत्तों की तरह हवा हो गई। प्राकृतिक सुख दुख की सतह समतल हो गई। प्राकृतिक सुख दुख की सतह समतल हो गई। किया प्रयास प्रगाढ़ हो जाए भावनाएं। किया प्रयास, प्रगाढ़ मीन्स वापस इंटेंस हो जाए फीलिंग्स, प्रगाढ़ हो जाए भावनाएं। हुए अनुत्तीर्ण मीन्स
फेल्ड, वी फेल्ड। ये योजना विफल हो गई। निष्कर्ष निकालना चाहता नहीं, उत्कर्ष उत्कृष्ट होगा नहीं। ना तो मैं उसको निष्कर्ष निकालना चाहता हूं, और अगर कुछ खुद इवेल्युएशन हुआ तो वो भी अच्छा नहीं होगा। इतनी पॉलिटिक्स है। निष्कर्ष निकालना चाहता नहीं, उत्कर्ष उत्कृष्ट होगा नहीं। जहां से चला फिर पहुंचूंगा वहीं। जहां से चला फिर पहुंचूंगा वही। अनुभव के कष्टदायी पड़ावों का फिर से षड्यंत्र होगा ही, होगा ही, होगा ही। ब्यूटीफुल। ओ ऊपर वाले क्यों दिया तूने सच्ची भावनाओं का वरदान। ओ ऊपर वाले क्यों दिया तूने सच्ची भावनाओं का वरदान। सच्ची भावनाओं के आने से कोई शीतल फव्वारे तो चले नहीं। अंततः केवल उठे हैं विरह के रौद्र तूफान, विरह के रौद्र तूफान। तो ये सच्ची भावनाएं हैं जो हमें दुखों के समंदर में ले जाती हैं, क्योंकि पूरे समाज में हर जगह राजनीति की इतनी बड़ी लहर है कि हमें हर चीज में ढूंढ ढूंढ कर जवाब देना पड़ता है। दिमाग पहले सोचता है, और एक जमाना होता था लोग जो मन में होता था वो बोल दिया करते। तो यू मीन टू से कि आजकल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी योरसेल्फ। It is difficult to be yourself, and you need to evaluate the atmosphere कि कहां पर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब आपके साथ में तो मैं बेबाकी से बोल रहा हूँ, खूब दिल खोल कर, पर हम बहुत सारे लोगों। तभी आपने शुरू में एंकरिंग शुरू कर दी थी, अंदर कहनी तो है क्या की फर्क पैंदा है। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पर हम दिल खोल कर बात कर सके। हाँ। वो सभी के लिए एक मेडिसिन का काम करता है, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, आपकी अच्छी दीर्घायु के लिए। इसीलिए अरुण, आई थिंक व्हेन वी फ्रेंड्स, जैसे आप हो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, अनुपम है, तो हम जब बात करते हैं ना तो मतलब एक बिंदास बात करते हैं। कोई बीच में वो नहीं होता, मुखौटा नहीं होता। जो मुझे कहना है मुझे कहना है, जो उसको कहना है आपको कहना है, और भी अच्छे जो फ्रेंड्स हैं बोलना ही है वो। करेक्ट। That is the like strength in the such close relationships, I think. That is the crux of the relationship. We can speak our mind without any hitch. Yeah. Yes. So Arun, अब बात करते हैं that Arun Kochhar as TV serial writer. तो मैं आपको ये बता दूं कि he has written scripted almost 160 episodes of Bombay Talkies. ये TV सीरियल है, टेलीकास्टेड ऑन DD नेशनल, और इसको स्पॉन्सर करा है बहुत बड़े बड़े MNC ब्रांड्स ने, झंडू, पारस, डिटॉल और डाबर। बड़े बड़े जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं उन्होंने इसको स्पॉन्सरशिप दी है, और बड़ी बड़ी MNCs। और ये 160 एपिसोड इस प्रोग्राम के मैंने लिखे हैं, और वो चले। Yes. And you have also made one film. You have written the film and made with Mr. Ravi Kalra. That is the famous and Guinness, उनका वो Guinness Book World Record holder for the slogan "Do not honk." वो व्हीकल्स के पीछे बैक में दिल्ली एंड NCR पे लिखा होता है "Do not honk." बहुत बड़ा कॉज है कि अननेसेसरी लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है। तो ये फिल्म कहाँ US, UAE, इंडिया और कई सारे बाकी भी कंट्रीज में ये टेलीकास्ट हुई है। करेक्ट। तो ये फिल्म मैंने इंग्लिश में लिखी है और बनाई भी है, और रवि कालरा साहब जो कि डू नॉट हॉन्क स्लोगन के लिए बहुत फेमस है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, उनके लिए ये फिल्म बनाई है। और आप उन्हें गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। एंड ही इज डूइंग ए वेरी नोबल कॉज, और समाज की बहुत सारी समस्याएं जिनको वो डील करते हैं, और एक बहुत बड़ा गुरुकुल वो चलाते हैं जिनमें रवि कालरा जी तो बहुत वेल नोन है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो तो सोसाइटी के लिए। लाइक उनका तो काम मतलब
इंटरव्यू भी मैंने उनका किया था, जो कि ऑल इंडिया रेडियो से, एक्सटर्नल सर्विसेज से, तो वो 120 कंट्रीज के अंदर ब्रॉडकास्ट हुआ। ओके। तो ये एक एसोसिएशन है। और जी हाँ, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। ये तो मेन आपने बताई। बहुत सारे टीवी की एड फिल्म्स लिखी है मैंने, रेडियो की एड फिल्म्स लिखी हैं, उनके वॉइस ओवर्स किए हैं, और बहुत सारी वॉइसिंग का तो मैंने आपके प्रोफाइल में अभी ऐड ही नहीं करा। यस, वो आपने ऐड नहीं किया है। तो मतलब बहुत सारे टैगलाइंस लिखी हैं, बहुत सारी एड्स लिखी हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। जी। तो अभी जो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जैसे एक नॉर्मल राइटिंग होती है, जैसे एक आर्टिकल राइटिंग है या पोइट्री राइटिंग है ना, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टीवी सीरियल राइटिंग? जैसे एक किसी ने सीरियल लिखना है तो उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज की जरूरत है? अभी नॉर्मल मुझे आर्टिकल लिखना है तो मैं लिखूंगी, बट टीवी सीरियल राइटिंग में क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए अगर इफ समवन वांट्स टू राइट? See, when we speak about a TV serial, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस कंसेप्ट के बारे में आपने लिखना है। और आपको उसके बारे में जितनी भी जानकारी पुख्ता है, मीन्स इंपॉर्टेंट है, सारी गैदर करनी चाहिए। क्यों, कई बार टेक्निकल चीजें भी होती हैं उसके अंदर, या कई बार हमें बहुत सारी चीजें पुराने लिटरेचर से, बड़े बड़े राइटर्स से या हिस्ट्री से भी लेना पड़ता है। तो हमें उसको पूरा सबसे पहले तो स्टडी करना चाहिए। उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी कितनी कमांड है वो भी हमें देखना चाहिए। और उसके अलावा जितना भी लिटरेचर उससे जुड़ा हुआ है, जो रेलेवेंट है, उसको जरूर स्टडी करना चाहिए। और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी का जौहर दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास में एक क्रिएटिव माइंड, बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, जिसके कारण आप अपने थॉट्स को कागज पर या आप अपने लैपटॉप पर उतारते हैं। उसके अलावा आपके पास में उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी होनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि कहीं पर कोई चीज कहीं से कंफर्म करनी है तो वो हमें कंफर्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ इतना फास्ट और इतना एक्यूरेटली अवेलेबल है कि हमें पुरानी से पुरानी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो हमारी इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए जो हम बात कह रहे हैं। अगर इसके विपरीत अगर कोई चीज, कोई कहानी काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो हमें अपने थॉट प्रोसेस का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं एक चीज कहूंगा, मतलब सभी राइटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पॉजिटिव चीजें लिखें, अगर आप पॉजिटिव चीजें लिखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा बेस बन जाए। ये तो बहुत बहुत सही बात आपने बोली, क्योंकि इतनी सीरियल्स में, अगर हम टीवी सीरियल्स देखें या इवन वेब सीरीज देखें, इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि मतलब और इरैशनल चीजें। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखती हैं, सभी लोग देखते हैं, तो उनके अंदर से लोग उन थॉट्स को फिर ले लेते हैं कि भाई इस कैरेक्टर ने ऐसा किया, या ये इन्होंने सुसाइड किया, या मर गए, या ऐसा। तो देखिए, मैं राइटर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ज्यादा पॉजिटिव लिखें तो उससे सोसाइटी का प्लेटफॉर्म और उजागर होगा और बड़े स्केल पर सोसाइटी तरक्की करेगी। बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बड़ी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर हम अपने पुराने प्राचीन अपने गुरुओं से सीखें, अगर हम एक बहुत बड़ा उदाहरण महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी देव जी का है। उन्होंने एक स्लोगन दिया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये उनके दिमाग का बहुत बड़ा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। वो अपने अंदर ही हिम्मत आ जाती है कि ये 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। एक लड़ाऊं। अब आप इस चीज को बोल के देखें, आप खुद ही बोले। अब जब मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरा एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अब गुरुजी ने पॉजिटिव बात कही, उन्होंने अपने सभी योद्धाओं को ये बात समझाई और वो समझ गए। इसी तरह, और उन्होंने इतनी बड़ी फौज से उनके योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं सभी राइटर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बजाय कि नेगेटिव लिखने, अगर वो पॉजिटिव लिखें
अगर वो कॉमिक लिखे, ठीक है ना, अगर वो इमेजिनरी लिखे, नेगेटिविटी का ना यूज करें या कम से कम यूज करें, पर उसको आधार ना बनाए, तो सोसाइटी हमारी बहुत और प्रोग्रेस कर सकती है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाने से बच जाएंगे। बहुत बढ़िया। करुण, आपने तो ये रिकॉर्डेड इलेक्शन कैंपेन्स विद पीएम मोदी जी एंड ये हिंदी प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह जी के साथ भी काम करा है। जी, मैंने किया है, इलेक्शन का कैंपेन लिखा है, और उसमें मैंने मोदी साहब के साथ और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ में, और हिंदी प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह, उनकी आवाजें साथ में हैं। तो हमने वो प्रचार रिकॉर्ड किया है इलेक्शन के लिए, और वो काफी सराहा गया और काफी वो सुना गया। तो अगर आप बात करें अरुण कोचर एज एन एक्टर, सो ये एनटीपीसी एड के बारे में मुझे जानना है, ये मुझे कुछ क्लियर नहीं है कि इसके बारे में मुझे बताओ। यू आर द मेन मॉडल फॉर एनटीपीसी एड, राइट? या कैनी, एनटीपीसी मींस नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई कंपनी है, गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी इसमें आती है, ब्लू चिप कंपनी। और ये पब्लिक अवेयरनेस एड उन्होंने बनाया, और इसके लिए उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया कि भाई हम अपने बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी देते हैं घर में। हम अच्छे अच्छे गैजेट्स देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा डाइनिंग, अच्छा बेड उनके लिए, अच्छा फर्नीचर, ठीक है ना, कॉस्टली टॉयज, कार्स। पर क्या हम पब्लिक अवेयरनेस को समझते हुए कभी अपने बच्चों को ले जाकर रोड के ऊपर एजुकेट करते हैं? क्या उनके अंदर ट्रैफिक की सेंस डालते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड अमंग द ट्रैफिक, या हाउ टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, या जब ट्रैफिक मूव कर रहा है हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें कब रुकना है, कब चलना है। और खास तौर से छोटे बच्चों के लिए, कि आपको मालूम है बच्चे भाग भाग कर सड़क को क्रॉस करते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। बट अगर यही काम पेरेंट्स अपने बच्चों को सड़क पर ले जाकर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, डेमोन्स्ट्रेशन दें कि कैसे रूल्स को ओबे करना है, रोड सेफ्टी रूल्स को। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो ना, टॉयज वॉयज से क्या, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो बच्चों को। हाँ, या उसके अलावा छुट्टी वाले दिन, जब उनकी संडे है, सैटरडे है, स्कूल ऑफ है, तो खाली उन्हें घुमाने के लिए क्लब ही ना लेकर जाएं, उन्हें ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क भी लेकर जाएं एक बार, ताकि उनको जो वेरियस साइन बोर्ड्स हैं जो ट्रैफिक के हैं उनकी नॉलेज हो। तो ये जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का ये एड है, इसमें छोटे बच्चों ने मेरे साथ में काम किया है, और उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें और रोड को कैसे पार करें। छोटे बच्चे जो 4 साल, 5 साल, 6 साल के हैं और स्कूल से आते हैं तो वो भागते हैं, तो हाउ टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वो सारी चीजों को जो है पालन करें और एक बेहतर स्टूडेंट बने और रोड सेफ्टी में अपना योगदान दें। तो अरुण, ये जो टीवी सीरियल है, जी टीवी सीरियल डिटेक्टिव दीदी, जी, डिटेक्टिव दीदी में भी यू हैव प्लेड? जी हाँ, मैंने उसमें एक करप्ट विकेट पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया, और वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में है, और एक विकेट पॉलिटिशियन जी हाँ, वो हीरोइन के साथ में न्यू ईयर की पार्टी में डांस भी कर रहा है, फेस मास्क लगाकर, और बहुत अच्छा डांसर है। उसके बाद में वो हीरोइन को किडनैप भी करता है पार्टी से, और हीरोइन को कुछ वो नशा भी देता है ताकि वो इजीली किडनैप कर सके, और फिर वो उसको लेकर भागता है। फिर गन फाइट है, गोलियां चलती हैं, और पुलिस से भी उनकी भिड़ंत है। तो बिल्कुल पूरा फिल्मी ड्रामा है। ये नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए आपने खुद को तैयार कैसे करा? देखिए कैनी, जैसा आपने मेरे प्रोफाइल में देखा कि आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, एड फिल्म एंड टीवी सीरियल मेकर, तो मुझे कई लोग बोलते हैं जी इतनी वैरायटी, तो मेरे को, मैं इसको ऐसे नहीं मानता कि वैरायटी, मेरे को ये चीजें ना बड़ी थ्रिल करती हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं जिसके लिए कि मेरे को कुछ नया करना है। तो ये सारे क्रिएटिव काम ही ना उनका, जो हाँ क्रिएटिव काम है ना, ग्राउंड है, फंडामेंटल्स तो क्रिएटिविटी है ना।
भाई फंडामेंटल क्रिएटिविटी है। थिएटर हमने किया, जैसा भी आपने बोला रेडियो के 150 प्लेस हैं वो किए, ठीक है ना। तो अब ये था कि एक ऐसा नेगेटिव किरदार जो कि जैसा मैंने भी डिटेलिंग आपको दी कि हीरोइन को किडनैप करता है, गोलियां चलती हैं, भागता है, डांस करता है, तो इन सब में वैरायटी है। तो ये वैरायटी मुझको बड़ी थ्रिल करती है, यस आई कैन डू इट। तो मैंने इसके लिए अपने को प्रिपेयर किया और इस रोल को निभाया, जबकि बहुत ठंड में दिल्ली के लास्ट मतलब 30 दिसंबर को ये शूट हो रहा था। अच्छा। और हाँ मुझे मालूम है, हम लोग छतरपुर में शूट कर रहे थे, तो जब सीन में मुझे गोली लगती है तो मेरे को गिरना था वहां पर। तो मैं जब नीचे गिरा तो वो इतना ठंडा था फर्श, जो वॉकवे पाथ बना हुआ था, तो शायद वो गोली से नहीं बंदा ठंड से ही मर जाए, इतनी ज्यादा ठंड थी। क्योंकि तो छतरपुर ओपन एरिया। आपने सारे जॉनर करे हैं, जैसे ये नेगेटिव कैरेक्टर और जो रोमांटिक फिल्म करी है गर्लफ्रेंड, दिस हाँ इज यूनिवर्स अर्चना तोमर जी। यस यस, वो गर्लफ्रेंड जो वो फिल्म है उसके अंदर एक रोमांटिक हस्बैंड का रोल निभाया। और स्पेनिश कंसेप्ट है वो कि भाई आप अपनी वाइफ को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करें, और एक बड़ा ही लेसन है उसके अंदर, और एक बड़ी इंस्पायरिंग फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। तो उसमें मैंने उनके साथ में काम किया। देखिए वैरायटी आ गई ना, वो वैरायटी आ गई यार। और जो आपने एनटीपीसी शॉर्ट फिल्म करी है बिलीव, उसमें क्या है? शॉर्ट फिल्म बिलीव एक वो किरदार है कि जैसे कलेक्शन एजेंट होते हैं जो पैसा कलेक्ट करते हैं, तो वो अपना पैसा लेकर तकरीबन 2 लाख रुपए लेकर लौट रहा है वापस। तो रात को उसको घर जाने के लिए कोई लास्ट ट्रेन से उतरा है, आगे उसे कुछ ऑटो वगैरह नहीं मिला। तो अब वो रास्ते में जा रहा है, तो उसको कुछ गुंडे जो हैं उसकी उस बैग को छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ। उसको चेस करते हैं, वो झगड़ा होता है। तो उस समय उसके पास में एक ही चीज है, क्योंकि इतने लोगों से तो वो कैसे लड़ेगा, तो वो गॉड को याद करता है। अपने हम सभी अपने अपने गॉड को मुसीबत में याद करते हैं जैसे। तो वो लोग बैग छीन भी लेते हैं, पर लास्ट में एक कार आती है, उन बदमाशों को वो हिट करती हुई चली जाती है, मतलब उनका ही एक्सीडेंट हो जाता है। दैट और इज वो द पावर ऑफ बिलीफ। या with the power of belief, yes, means there is power, there is some natural power, एक ताकत है जो हम सभी की रक्षा करती है। और उसी ताकत ने, उसी अलमाइटी ने उस सेल्स पर्सन की भी उस समय हेल्प की, रक्षा की, और उसका वो सारा जो मेहनत से कमाया हुआ, कलेक्ट किया हुआ जो पैसा है वो बच जाता है। तो वो ईश्वर है और अपने घर जाता है। वो कहते हैं ना कि जो इतनी सारी आई मीन अरुण इज सो क्रिएटिव, तो ये जो क्रिएटिविटी और कहते हैं क्रिएटिविटी और मार्केटिंग, ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर किचन में मान लो खाना बना तो उसकी थोड़ी सी खुशबू तो बाहर तक आ गई, पर अगर खाना बाहर ही नहीं आया तो फिर क्या होगा। इसलिए मार्केटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट वो है। तो अरुण, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, तो मुझे जल्दी से ये थोड़े से अपने मार्केटिंग स्किल्स, बिकॉज आई कैन सी दैट यू हैव मार्केटेड 35 टीवी सीरियल्स, है ना। मैं आपको एक बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं कहना चाहूंगा कि भाई जितने भी आज तक मैंने इंटरव्यू दिए हैं, आप ऐसी इंटरव्यूअर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, और ऐसी ऐसी बातें भी आपके पास मौजूद है जो मैं कहीं भूल चुका नहीं, वो मुझे पता है ना, मैं इंटरव्यू किसकी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं किसके इंटरव्यू कर रही हूँ और मुझे उसको कितना रोस्ट करना है। मोस्ट वेलकम। तो मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो आपको एक यूनिसेफ से अवार्ड मिला। हाँ, यूनिसेफ की तरफ से मुझे एक्सीलेंट एंकरिंग के लिए अवार्ड मिला है, और यू हैव मार्केटेड 35 टीवी सीरियल्स। और मार्केटिंग, मुझे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी से बताइए मार्केटिंग के बारे में, अपने मार्केटिंग स्किल्स। उसके बाद कास्टिंग, बिकॉज यू हैव डन कास्टिंग फॉर सम सीरियल्स एज वेल। मैं बोल तो रहा हूँ कैनी, आपके पास वो चीजें हैं जो मैं भी कहीं भूल चुका हूँ, बट यू आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड करेक्ट। मैंने 35 टीवी के सीरियल्स मार्केट किए हैं। मार्केट मींस टू सेल द टीवी सीरियल टू मल्टीनेशनल कंपनीज, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। और उसके अलावा मैंने 11 इवेंट्स भी मार्केट किए हैं।
और बड़ी कंपनीज के साथ में टाई अप करके उनसे रेवेन्यू जनरेट किया है। क्योंकि देखिए कैनी, फाइनेंस जो होता है दैट इज द बैकबोन ऑफ एनी एंटिटी और एनी पर्सन। तो फाइनेंस भी उतना ही जरूरी है लाइफ में, बात नहीं बढ़ती आगे। हाँ, जितने हमारे सारे क्रिएटिव काम हैं। और ये मेरा एक क्रिएटिविटी से हटकर ये हमारा एक फाइनेंशियल प्रोफाइल है और उसके अंदर मैंने ये काम किया है। अब आपने बात की कास्टिंग की, अब अगेन वही होता है कि भाई जब हम कास्टिंग करते हैं तो वी गेट द रेवेन्यू, वी गेट द रेम्यूनरेशन फॉर द सेम। तो मैंने टीवी सीरियल्स की कास्टिंग की है, एड फिल्म्स के लिए कास्टिंग की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा पैशन है कि मैं जिस फील्ड में हूँ इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जरूर एक्सप्लोर, गेटिंग माय पॉइंट। तो बस वही सब के चलते मैंने एक्सप्लोर किया। बट हर चीज के अंदर, हर एस्पेक्ट में आपको नंबर्स मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई खाली एक काम किया हो और मैं अपने आप को बोल दूं जी मैंने करा। हाँ, अभी देखिए मैं राइटर हूँ या मैं एक्टर हूँ। रिसेंटली 22 मिनट की मतलब बहुत मीनिंगफुल पिक्चर्स बनाई है आपने। अभी 22 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई है, बैन ऑफ डीजल व्हीकल्स ओल्डर देन 10 years। मतलब जो 10 साल के पुराने व्हीकल्स हो गए उनको बैन करा जाना चाहिए इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो ये बहुत बड़ा सोशल कॉज है अरुण। हाँ, ये मैंने जो फिल्म बनाई ये डीडी इंडिया के लिए बनाई, उसको लिखा और एंकर किया, डायरेक्ट किया, और दिल्ली में 9 लोकेशंस के ऊपर हमने इसको शूट किया। तो उन 9 लोकेशंस में कुछ प्राइम लोकेशंस थी जैसे सुप्रीम कोर्ट और आईटीओ, जहां पर सबसे ज्यादा रश होता है, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, हम सभी जानते हैं। वहां पर मेन रोड के ऊपर आईटीओ के फ्लाई ओवर जो ऊपर से वे बना हुआ है जाने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए, उसके ऊपर आजादपुर सब्जी मंडी में, और डॉक्टर्स की पूरी टीम के साथ, ताकि उनके व्यूज हमें मिल सकें कि भाई जो पोल्यूशन जनरेट होता है उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है। फिर इसी तरह जो लोग कहते हैं कि हम इससे सफरर हुए, आपने हमारा काम बंद करवा दिया, उन ड्राइवर से आजादपुर मंडी में बातचीत की, उनकी क्या क्या वो दुख झेल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, या ये बंद होना चाहिए या बंद नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनकी यूनियन के कई बड़े टॉप ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत की। मतलब हर एंगल से कि जो 10 साल से पुराने व्हीकल जो बैन हो रहे हैं उनका कम्युनिटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो हर पहलू को डील करते हुए हमने इस फिल्म को तैयार किया। और 168 देशों में ये फिल्म देखी गई है। 168 कंट्रीज में दिस फिल्म हैज बीन वॉच्ड। जी, एब्सोल्युटली। और फिल्म ऑन ये मुंशी प्रेमचंद जी, इस पे आपने मूवी बनाई है। ये तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच आई वुड रियली लव टू वॉच, जो मैंने अभी तक देखी नहीं है। तो 78 एपिसोड एक्टिंग के और 60 एपिसोड ऑन आरजे। तो अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है एक्टिंग की या आरजे की, तो आप अरुण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल्स हैं गूगल में, तो आप यू कैन कांटेक्ट हिम। अब जो एक जनरल क्वेश्चन है अरुण, व्हाट इज योर मैसेज टू द कमिंग जनरेशन? क्योंकि हर कोई फोकस, कहते हैं ना कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, हम अपना करियर नहीं चूज कर पा रहे। तो आपका क्या मैसेज है जो आने वाली जनरेशन है? वैसे तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, मैं खुद जो है आने वाली जनरेशन से, मैं आप तो वो ये मैंने कुछ मतलब मैंने सवाल तो शायद ठीक से पूछा, मैंने ठीक मतलब उस अप्रोप्रिएट इंसान से नहीं पूछा, जनरेशंस की बात कर दी। अरे जनरेशंस की बात, मैं तो अभी, चलिए मैं भी आपके साथ हूँ, हम तो इसी जनरेशन के हैं। मैं कैंडी आप जस्ट टर्न्ड 18 और चलो हमारे जो फ्रेंड्स हैं आज की जनरेशन के, उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, आपकी देखिए, आपने आने वाली जनरेशन के लिए बोला, मैं सभी जनरेशंस के लिए एक ही मैसेज है कि जो मैंने पहले भी बात बोली, अपने माइंड को स्टेबल और पॉजिटिव रखें। सबसे पहले तो नेगेटिविटी में मत जाए, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी से हट जाते हैं तो हमारी सोच जो है उसमें हर्डल आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और
अपने टारगेट्स को, अपने आप को इवेल्युएट करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हम क्या किस फील्ड के अंदर अच्छे हैं। जैसा आपने बोला था कि बंदर पानी में नहीं तैरता और मछली पेड़ पर नहीं चढ़ती, करेक्ट है ना? तो वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। हमें अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए कूलली, कामली, और रैट रेस में नहीं जाना चाहिए कि वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं। सबके ऊपर हर चीज अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप बात करें मुझसे फिजिक्स की, तो मैं आई एम वेरी बैड इन फिजिक्स। अगर आप मुझे बोले कि मैं एक कार की रिपेयरिंग कर लूं या एक इलेक्ट्रिक स्विच की रिपेयरिंग कर लूं, आई एम वेरी बैड इन दैट। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं और मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि दैट इज नॉट माय फोर्टे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझे मालूम है, आप क्रिएटिविटी की बात करें, आप ड्रामा की बात करें, आप एक्टिंग की बात करें, आप पोएट्री की बात करें, ठीक है ना, आप एंकरिंग की बात करें, दिल खोलकर दिमाग एकदम परमिशन देता है, ओके टिक मार्क, राइट। तो जिस चीज के लिए आपका दिमाग आपको टिक मार्क दे, ओके राइट, आप उस डायरेक्शन में मूव करें। बट गलत प्लेटफॉर्म वो नहीं होना चाहिए, गलत दिशा नहीं होनी चाहिए। बस ये मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है। जो काम अपने लिए चूज करें उसको पूरा शिद्दत से करें, पूरी फुल फोकस के साथ करें। देखिए, मैं मानता हूं कि जितने भी मैं शो करता हूं, हर शो में एक पूरी शिद्दत से जाता हूं और पूरी प्रिपरेशन के साथ में, कि जैसे ये मेरा पहला शो है। अब आज आपसे भी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को उतनी ही एनर्जी फील हो रही है कि यस, दिस इज माय शो, माय फर्स्ट शो। योर फर्स्ट शो। उसी एनर्जी के साथ में पार्टिसिपेट करता हूं और अंदर से महसूस करता हूं उसको। सबसे बड़ी बात, ब्यूटीफुल। तो आप जो भी काम करें उसके अंदर फुल फोकस के साथ करें, कंप्लीट अटेंशन, पूरी एकाग्रता के साथ करें, और अपने को इवेल्युएट करने के बाद में कि मैं यहाँ पर कितना फिट बैठता हूँ या कितनी फिट बैठती हूँ इस प्रोफेशन के अंदर या इस डायरेक्शन के अंदर, और नेगेटिव डायरेक्शन को अप्रोच ना करें। क्योंकि जब हम थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं या अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो नेगेटिव चीजें पॉजिटिव में तब्दील होने में जरा भी समय नहीं। अनुश्वर, यही व्हेन माय डॉटर वेंट टू मुंबई, अभी गुनीत जैसे बॉम्बे में, तो मैंने उसको यही बोला था कि काम कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, मतलब वो उस पे बहुत ज्यादा अंदाजा कि कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्किल्स। जो वो काम करती रहती है, ऑडिशंस देते रहो और प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करते रहो। राइट। देखिए, मैं लोग अपनी इस सारी चीज को ना संघर्ष का नाम देते हैं कि साहब मैंने ये संघर्ष किया, ये नहीं मिला, फिर मैंने ऐसा किया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने किया और बाद में आपको वो चीज मिली ना, तो अब तो बताने में आपकी टोन में खुशी होनी चाहिए ना। अब तो अचीव किया ना आपने, तो आप उसको संघर्ष नहीं, आप उसको एंजॉयमेंट का नाम दो। मैंने कहनी जितनी भी चीजें की हैं, मैंने उसमें पूरा एंजॉय किया है, फुल फोकस के साथ किया है। हाँ, इस चीज का डर कि अगर नाकामयाबी हुई तो यही मन में रहा कि अगर नाकामयाबी भी रही मैं यू टर्न नहीं लूँ, तो यू टर्न नहीं है, तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, फील्ड छोड़ के जाऊंगा नहीं। और जब जाऊंगा नहीं, अभी जितनी चीजें आपने कही आपके सामने है। ब्यूटीफुल। अरुण, हमारे इस पटल आगाज़े महफिल, जिनकी फाउंडर अनुपम है, मेरी बचपन की दोस्त है, तो आगाज़े महफिल के लिए क्या है मैसेज? मैं सबसे पहले तो आगाज़े महफिल की जो फाउंडर हैं अनुपम कौरा मिठास जी, हाँ, ठीक है ना, तो जब उन्होंने अगर स्वीट बॉक्स साथ में रखा हुआ है तो इससे अच्छी बात क्या है। सुनते ही एक चेहरे पर मुस्कुराहट, स्वीट सी मुस्कुराहट आ जाती है। देखिए, आप भी हंस रहे हैं, और उन्होंने ये जो अपना टाइटल रखा है अपने साथ में, तकल्लुस, ठीक है ना, तो ये आपको एक इंस्पायर करता है, मिठास। आप खुद सोचिए, जो बात मैंने बार बार बोली, आपकी फाउंडर मेंबर ने वो बात परमानेंटली अपने तकल्लुस में, टाइटल में रखी हुई है, मिठास। हाँ, कि वो, हाँ, उन्होंने यहाँ कहीं पर ऐसा नहीं लगाया कि अनुपम कौरा जालिम, मिठास, हाँ, मिठास, सिंपल मिठास। और वो जो मिठास कोई भी सुनता तो उसका एकदम ही माइंडसेट चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उन्होंने जो ये काम कर रही हैं, मैंने पोएट्रीज बहुत सारी पढ़ी हैं और वो इनविटेशंस भी आते हैं कि भाई इसको लाइक करें, मैं उसको पूरा पूरा देखता हूँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इसके अंदर एसोसिएटेड हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों को जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह मिठास के साथ जोड़ रहे हैं, मिठास के साथ जोड़ रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो जो वो मीठापन है, जो पॉजिटिविटी है, उसको बरकरार रखें। और एक तरह से उन्होंने मिशन चला रखा है, तो मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो पहले भी कामयाब हैं और कामयाबी हासिल करेंगे और तरक्की की सीढ़ियां और चढ़े। तो अनुपम कौर मिठास जी, आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही ग्रुप को जोड़ के रखें और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों का हौसला बढ़ाते रहें मिठास के साथ। और अरे, जैसे दिल की बात कोई दिल में नहीं रहनी चाहिए, और यही है हमारे प्रोग्राम की इंटेंशन, दिल की बात। तो कोई ऐसी दिल की बात, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपके दिल की बात आपके दिल में नहीं रहनी चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। देखो कैनी, मैं अपने आप को एक बिगिनर मानता हूँ। बिगिनर मीन्स हर नए दिन के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआत की, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सिर्फ कहने की ये बात नहीं है, हर दिन के साथ मुझको लगता है कि मेरे को और कुछ नया करना है और कुछ अचीव करना है, उनसे मिलना है, ये करना है, वो करना है। तो क्यूरियोसिटी है जो कि बरकरार रहती है। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं और कि इस पॉजिटिविटी का देने का, इस मिठास को मेरे अंदर भरने का, ठीक है, कि वो हर सुबह एक नया टारगेट, एक नया मिशन लेकर सामने आती है और मैं फिर चल पड़ता हूं कि हाँ, मुझे इसको अचीव करना है। अब इवन जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर मैंने 700 से ज्यादा एक्टिंग के, आरजेइंग के या इवेंट मैनेजमेंट के लेक्चर्स भी किए। और जैसा पीछे आपने कहा कि 78 एपिसोड्स ऑन एक्टिंग और 60 एपिसोड्स ऑन आरजे, जहां वो भी आप सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख सकते हैं, उनके प्रोमोस देख सकते हैं अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो प्रमोशनल को वहां पर भी। बाकी डिटेल आपने दी है, आप अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे मुझसे तो ईमेल के माध्यम से, फेसबुक से वो कांटेक्ट भी। you can get his contact details and you can contact him. तो अरुण, जैसे ये हमारा पोइट्री का मेनली, मतलब पोइट्री का प्लेटफॉर्म है, तो कोई और 2-3 लाइनें पोइट्री की हो जाए जाते जाते? चलिए, जाते जाते आप पोइट्री चाहते हैं, लीजिए। मैं फिर पोइट्री का अपना भंडार निकाल लेता हूँ। इसका टाइटल है जीवन शहर का। जीवन शहर का। हाँ, महत्वाकांक्षा की भूल भुलैया जीवन शहर का है कहलाता। महत्वाकांक्षा की भूल भुलैया जीवन शहर का है कहलाता। कभी होता अग्रसर, कभी होता अग्रसर, कभी महाभारत में है पड़ जाता। कभी तो हम बहुत फास्ट चलते हैं और कभी हम इतने झगड़े और द्वंद्व में रह जाते हैं। कभी होता अग्रसर, कभी महाभारत में है पड़ जाता। ऋण लेकर जीवन, उधार, ऋण लेकर जीवन, लोन्स, ऋण लेकर जीवन संशय से निकल नहीं पाता, संशय से निकल नहीं पाता। ऑलवेज डबल माइंडेड रहते हैं शहर वाले। महत्वाकांक्षी हैं कई युवा माता पिता, महत्वाकांक्षी हैं कई युवा माता पिता, उलझन और त्रासदी की लपेटे चिता, उलझन और त्रासदी की लपेटे चिता। भारी स्कूली बस्तों से दबा बचपन, भारी स्कूली बस्तों से दबा बचपन, किशोरा अवस्था में ही दिखी आयु 55, किशोरा अवस्था में ही दिखी आयु 55। हर व्यक्ति हर वर्ग, हर व्यक्ति हर वर्ग कर रहा राजनीति, सोचता हुआ कैसे लाभ उठाऊं दूसरे से करके कूटनीति, करके कूटनीति। अपने ही बलात्कार और अपहरण है करवाते, अपनों में ही शत्रु ढूंढते लोग जीवन है बिताते। अपने ही लोग बलात्कार और अपहरण है करवाते,
अपनों में ही शत्रु ढूंढते लोग जीवन है चलाते, लगभग हर रिश्ते में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है हर रिश्ते में, लगभग हर रिश्ते में प्रतिस्पर्धा विष युक्त मुस्कान के साथ है जीवन। लगभग हर रिश्ते में प्रतिस्पर्धा विष युक्त मीन्स पॉइजनस स्माइल के साथ, विष युक्त मुस्कान के साथ है जीवन। बुजुर्गों को भुलाती हुई नई पीढ़ी स्वार्थ का संदेश लिए हो रही ज्वलन। बुजुर्गों को भुलाती हुई नई पीढ़ी स्वार्थ का संदेश लिए हो रही ज्वलन। हुआ भावुक इमोशनल, हुआ भावुक, डरता हूं भूल भुलैया में, इस भूल भुलैया में दम घुट जाएगा। हाँ, अगर बना व्यापारी तो रास्ता जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। तो अरुण हाँ, सच्ची भावनाओं को छोड़कर अगर मैं व्यापारी बन गया भावनाओं को लेकर भी, तो रास्ता जरूर मिल जाए। ये है आज का जीवन। या तो अरुण, अभी मैं इस अपॉर्चुनिटी को वैसे नहीं छोड़ सकती कि आज हमारे साथ इतने बड़े आरजे हैं, रेडियो जॉकी। और मैं सच में बताऊं, रेडियो जॉकी की मैं बहुत बड़ी फैन रहती हूँ, क्योंकि उनके खास अंदाज होता है बोलने का। तो मैं चाहती हूँ कि आज अभी प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है वो आप अपने उस खास अंदाज में कीजिए। चलिए, मैं एक प्रोमो बोलता हूँ। ये प्रोमो 150 से 200 बार AIR ऑल इंडिया रेडियो से बजता रहा। मैं अरुण कोचर आपका चहेता, आपसे मुखातिब हूँ। FM गोल्ड मेरा पसंदीदा चैनल जल्द ही एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा, सुनना मत भूलिए। है शुक्र खुदा का हुई बारिश, है शुक्र खुदा का हुई बारिश, हुए दीदारे यार बिना गुजारिश। है शुक्र खुदा का हुई बारिश, हुए दीदारे यार बिना गुजारिश। है शुक्र खुदा का ये बारिश हमें साथ ले आई। हाय, है शुक्र खुदा का ये बारिश हमें पास ले आई। तो ये पोएट्री कि जो लोग बारिश हुई है और आपको आपकी बिलवेड या बिलवेड वो दिख गए, क्योंकि जब बारिश होती है तो लोग एक छत ढूंढते हैं कि है शुक्र खुदा का हुई बारिश, हुए दीदारे यार, उर्दू है दीदारे यार बिना गुजारिश, बिना रिक्वेस्ट के। है शुक्र खुदा का ये बारिश हमें साथ ले आई। है शुक्र खुदा का ये बारिश हमें पास ले। बहुत खूब। Thank you so much. And with this, thank you so much, Arun. Thank you for. Time over हो गया. I'm so sorry. मेरे को तो बहुत सारा बोलना है. हाँ, बोलो ना. नहीं, ये तो रेडियो जॉकी की ख्वाहिश रहती है कि वो बस बोलता रहे लगातार. उनको तो बस हाँ, और वो इस तरह से बोल रहे हैं कि which is so captivating. Correct. देखिए कैनी, ये सारा सिलसिला हमारा जो शुरू हुआ, मैंने YMCA से ट्रेनिंग ली थी और थिएटर वर्कशॉप की। उसके बाद में मैंने जो है प्लेस किए, रेडियो के प्लेस, कमेंट्रीज की हैं रेडियो से, बहुत सारे वॉइस ओवर्स। आपका तो ऐसा प्रोफाइल है कि अभी मैं और भी पढ़ूं, अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि we'll have to stretch it for another 2-3 hours. तो करते हैं बात अरुण कोचर से अगले एपिसोड में। श्योर तो बिकॉज इतनी सारी उपलब्धियां हैं, इतनी सारी अचीवमेंट है कि मुझे लगता है कि मुझे एक दो एपिसोड, एक दो इंटरेक्शन इस तरह की इनसे और करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच कैंडी। So till now, thank you so much, Arun. Thank you for being here, and it was such, mesmerizing to speak to you.